Welcome to our channel NT Classes. So today I will discuss the topic carbon and its compounds with you. This is your chapter number 4 in your science book. So before I proceed, I request you all to please like, share and subscribe our channel. So now come to our topic, that is carbon and its compounds. Okay. तो बच्चों, इन योर प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि देर आर मैनी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल भी आपने स्टडी की होगी. ओके उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप्स में पीरियड्स में अरेंज है, वो भी आपने स्टडी किया होगा. और उनमें आपने एक एलिमेंट कार्बन भी स्टडी किया होगा. ठीक है, तो इतना तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो है. तो बट अब हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे. अब डिटेल स्टडी ओनली कार्बन का ही क्यों कर रहे हैं बच्चों? अदर एलिमेंट्स आर आल्सो देयर. तो उसके कुछ रीज़न है, कुछ कार्बन में ऐसी खासियत है, कुछ इसके अंदर ऐसा यूनिक है जिसकी वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं. तो ऐसी इसकी क्या खासियत है बच्चों? चलो अब ये यहाँ देखते हैं. व्हाई वी स्टडी कार्बन. देखो, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर मेन एलिमेंट के तौर पे ये प्रेजेंट होता है. इट्स प्रेजेंट एज ए मेन एलिमेंट. कैसे? जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे जो सेल्स होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, डीएनए आरएनए होता है. डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर आपने देखा होगा. कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो उन सब में कार्बन होता है. कार्बन के साथ हो सकता है नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, बट कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. तो कार्बन वहाँ आ गया. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम, तो चाहे ह्यूमन बीइंग को देखो आप, चाहे एनिमल्स, किसी अदर एनिमल्स को देखो, चाहे आप प्लांट्स को देखो, या जो स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखो, तो सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है. अब दूसरा हम बात करें फ्यूल्स की. हम लोग खाना पकाते हैं, गैस यूज लेते हैं, लकड़ी यूज लेते हैं, कोयला यूज लेते हैं, एलपीजी, सबके अंदर कार्बन होता है. ठीक है, उसके बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनके अंदर कार्बन होता है. जैसे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज लेते हैं, जो प्लास्टिक, रबर इनकी फॉर्म होती है, उनके अंदर कार्बन होता है. बेसिकली प्लास्टिक तो एक कार्बन के कंपाउंड का एक पॉलीमर ही है. ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है वो ग्लूकोज यूज करता है. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, C6H12 ऐसे करके. तो उसके अंदर भी कार्बन आ रहा है. तो एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको यूज ले रहे हैं हम लोग. ग्लूकोज एज ए एनर्जी, मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग ग्लूकोज यूज लेते हैं. तो आप देख लीजिए बच्चों कि कार्बन हर जगह प्रेजेंट होता है. मतलब कार्बन किसी के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है. बहुत सारे जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, मोस्टली सबके साथ कार्बन क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है. तो कार्बन बॉन्ड करके और बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है जिनकी हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजेस है. ओके, हम लोग, आप लोग देखिए बच्चों, आप लोग अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको कार्बन श्योर नजर आएगा उनके अंदर. आपको लगेगा कि इसमें भी कार्बन है. कैसे? जैसे लीव्स वगैरह होती है, वो बर्न करती है तो वो ब्लैक मटेरियल पीछे बच जाता है, वो कार्बन है. जैसे कुछ भी आप देख लीजिए, लकड़ी बर्न करती है तो वो पीछे बचा वो कार्बन है. ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कार्बन बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि कार्बन में ऐसा क्या है जो इसे यूनिक बनाता है. कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं कार्बन के बारे में कि बेसिकली कार्बन का सिंबल क्या है. देखो सिंबल क्या है? C. इसके कुछ एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब हम लोग यहाँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं. बहुत से बच्चों को ये पता भी होगा, कुछ को लो ग्रेड भी लग रहा होगा, बट जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनको हो सकता है ना भी आए, इसलिए हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे. देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और मास नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब आपने ये देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ये न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर अरेंज होते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज. ओके, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. तो अब ये न्यूक्लियस है, ये डिनोट करता है मास को. तो मास नंबर में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और कार्बन के केस में कितना हो गया? 12.
अब बात करें एटॉमिक नंबर की, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन आइदर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक वे है इसके इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में अरेंज करने का। ओके, तो देखिए बच्चों, ये जैसे एक सेल है, उसके बाद दूसरी सेल है, ये हमने के शेल बोल दी, ये शेल एन, उसके बाद एम सेल, इस तरह से सेल्स आएगी। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। बट जहाँ हम बात करें कार्बन की, उसमें ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ओनली इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, उसके बाद बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में आ जाएंगे इसकी के सेल्स में, 1 2 3 4 और 2 इसमें, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 4, 2 and 4। तो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन जाएंगे इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, अब आपको देखना है पोजीशन। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो आप पोजीशन आप इजीली बता सकते हो। कैसे, देखो कितने सेल्स है 2, इसलिए पीरियड हो जाएगा सेकंड। अब बात करें ग्रुप की, ग्रुप कैसे पता लगाते हैं, देखो बच्चों, आउटरमोस्ट सेल में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, 4 है, मीन्स अगर वो 3 से ज़्यादा है आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि इसको ऐड कर दो 10 में, इसके आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, दैट इज 14। तो चलो आपने ये भी डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ, इसका जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो मेन है कि कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है, क्यों कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है। अब वर्सेटाइल मतलब कि वैसे आप जनरल इन सेंस अगर आप यूज़ करो, जो हर कहीं फिट हो जाए, उसको किसी भी यूज़ में ले ले, कहीं पे भी वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, दैट इज़ वर्सेटाइल। तो कार्बन के केस में भी ऐसा ही होता है, ये खुद के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, किसी अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, चैन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, मतलब बहुत सारे वेज है, ये कैसे भी एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए इसका वर्सेटाइल नेचर है। देखो, कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, इतने ज़्यादा कि बच्चों आप लोग देखोगे कि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, वो इतने ज़्यादा है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो मिलके भी अगर कंपाउंड्स बनाए ना, तो भी इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा ओनली कार्बन के कंपाउंड्स है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उसकी एक हमने अलग से ब्रांच बना दी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम लोग आगे, अगर आप लोग स्टडी करोगे तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसमें ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स कि कार्बन कंपाउंड्स की आप स्टडी करोगे ओनली। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब आते हैं हमारे मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच गिव्स इट यूनिकनेस। ठीक है, मतलब इसको जो क्या चीज़ ऐसी है कार्बन में जो इसे खास बनाती है, जो इसे यूनिक बनाती है। ओके, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है टेट्राकोवेलेंट। देखो बच्चों, अगर हम लोग इसको ब्रैक करेंगे, टेट्रा मीन्स 4 और कोवेलेंट मीन्स की कैपेसिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कैपेसिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 4। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ये कार्बन से भी और किसी अदर एलिमेंट से भी। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होता है, देखो एक चीज़ आप समझिए, क्या होता है कि कोई भी जो एटम होता है वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है। यहाँ न्यूक्लियस होता है, आउटर मोस्ट सेल में के एल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। आगे फर्दर आप देख लीजिए और होता है, वो अभी जरूरत नहीं है। तो अगर इससे कार्बन के केस में यहाँ क्या होते हैं, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब या तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे। अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये शेल ही नहीं रहेगी। ठीक है,
तो ये वैसे स्टेबल होगा। ये दोनों चीज़ कर सकता है। और एक थर्ड चीज़ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ क्या कर ले, शेयर भी कर ले, ये भी हो सकता है। कार्बन के केस में ओनली शेयरिंग होती है, ये नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता ये, और इलेक्ट्रॉन रिसीव भी नहीं कर सकता। उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है वो बच्चों मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है ये रहा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? देखो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसको कुछ एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो इस तरह 3 और 4 इलेक्ट्रॉन देते देते इसको जो एनर्जी जो उसको लूज करनी पड़ेगी वो क्या बहुत हाई अमाउंट में करनी पड़ेगी। और बच्चों, कार्बन का जो एटम है बहुत छोटा होता है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि लूज कर दे इतनी ज़्यादा। जब हम बात करें सिलिकॉन की, उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होती है, बट उसकी साइज के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है। दैट्स वाई ही कंटेन सो मच एनर्जी दैट ही कैन लूज वाइल लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बट कार्बन नहीं कर सकता, तो इसलिए डोनेट तो नहीं करेगा, ठीक है, डोनेट नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं, रिसीव भी नहीं कर सकता। रिसीव क्यों नहीं कर सकता? देखिए, अब अगर इसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करना पड़ेगा, करेगा अगर ये, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे पहले क्या था, न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स थे, सॉरी 6 प्रोटॉन्स थे, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहे हैं। अब अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए तो यहाँ 6 प्रोटॉन उसको 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर सकता है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिसीव भी नहीं करेगा, ओनली शेयर करेगा। अब शेयरिंग ये कार्बन के कार्बन कंपाउंड्स के साथ भी कर सकता है, कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ भी शेयर कर सकता है। इस तरह से क्या करता है, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो एक रीज़न तो यही हो गया कि वाई इट इज़ फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड्स। दूसरा रीज़न, देखो बच्चों, कैटिनेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले ये क्या होता है, एक डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है किसके बीच? एक एलिमेंट के एटम्स के बीच। जैसे कार्बन एलिमेंट है, उसके 2 एटम के बीच ये डायरेक्ट बॉन्डिंग हो गई। ये जो डायरेक्ट बॉन्डिंग है, इससे हम लोग बोलेंगे कैटिनेशन। तो बच्चों, कैटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी इन विच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन बाय ए डायरेक्ट बॉन्ड, और हेंस इस तरह से ये लोग डायरेक्ट बॉन्डिंग करके एक लंबी चेन भी बना सकते हैं, ब्रांच भी बना सकते हैं, साइकिल भी बना सकते हैं। देखिए आप, अब यहाँ देखिए, ये एक लंबी चेन बना रहे हैं, इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 7 कार्बन एटम्स है। यहीं पे इसने ब्रांच बना ली। ये देखिए, 3 कार्बन का साइकिल है, 5 कार्बन का साइकिल है, 6 कार्बन का साइकिल है। तो आप देखिए, सिंगल ओनली कार्बन जो है ओनली एक एलिमेंट है, उसके एटम से ओनली, उसको किसी अदर एलिमेंट की उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो, अकेला खुद ही देखो कितने सारे कंपाउंड्स बना रहा है खुद के अपने एटम्स के साथ। तो ये प्रॉपर्टी भी इसको एक बहुत अच्छी वो प्रोवाइड कराती है, कैपेसिटी, कि ये अपने ही एटम से बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। देखिए, 7 कार्बन है तो अलग कंपाउंड होगा, इसी तरह अगर 6 कार्बन होंगे तो अलग कंपाउंड, 5 कार्बन होंगे तो अलग कंपाउंड। देखिए आप, मतलब इसी से कितने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ये इसकी बहुत खास प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलीमराइजेशन पे। देखो बच्चों, पॉलीमराइजेशन पढ़ाने से पहले आपको बताती हूँ मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं कि स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं, ये स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग एक साथ इनको हम लोग ऐड करके और एक बड़ी यूनिट हम लोग बनाते हैं। देखिए आप, यहाँ पे ये है, क्या है ये? C2H4। इससे हम लोग इथीन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इथीन। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में, मैं आपको अच्छे से इनका नॉमेनक्लेचर करना सिखाऊंगी। तो इथीन है, बहुत सारी इथीन हमने ले ली। इथीन क्या है? एक मोनोमर है,
इथीन एक मोनोमर है और बहुत सारे इस तरह से इथीन हमने लेके और क्या बना लिया, ये पॉलीथीन। देखिए आप, पॉलीथीन, तो ये अलग कंपाउंड बन गया और ये अलग कंपाउंड था। देखिए मतलब पॉलीमराइजेशन भी एक ऐसी कैपेसिटी प्रोवाइड करा रहा है कार्बन को कि वो खुद के ही कंपाउंड्स कंबाइन करके एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहले आपने एक पढ़ा कैटिनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। एक है कैटिनेशन, एक है पॉलीमराइजेशन। दोनों में ही क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। बट कैटिनेशन में क्या कर रहे हैं, एटम कंबाइन कर रहे हैं। देखो ये एटम कैटिनेशन में, जबकि पॉलीमराइजेशन में क्या है, कंपाउंड कंबाइन कर रहे हैं, ये कंपाउंड। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है एक एटम की और पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी हो जाएगी कार्बन के कंपाउंड्स की। ओके बच्चों, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज आइसोमेरिज। देखो बच्चों, आइसोमेरिज मतलब सबसे पहले आप बताइए आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, डिफर होगी। ठीक है, वो कैसे, जैसे आप यहाँ देखिए पेंटेन, पेंट मीन्स 5 कार्बन और ये पेंटेन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। फॉर्मूला यही है, हमने ये क्या कर दिया, इसको एक स्ट्रेट चेन बना दिया। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, तो इसका भी फॉर्मूला यही है पर हमने इसको क्या किया, 2 जगह ब्रांच कर दिया। बात करें इसकी, इसका फॉर्मूला भी यही है पर हमने क्या किया, इसको एक जगह ब्रांच कर दिया और इसका फॉर्मूला ये था ही। तो आप देखिए अकेला C5H12 से हमने 3 कंपाउंड्स बना लिए और तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की अलग है, तीनों अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो देखो ये कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है कार्बन के कंपाउंड्स की। अब यहाँ देखिए आप, ये पेंटेन आ गया, ये और ये सेम यही चीज है। अब हम लोग बात करें हेक्सेन की, 6 कार्बन की, ये स्ट्रेट चेन बना ली। देखो हेक्सेन के कितने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये सेकंड कार्बन पे हमने मीथेन लगा दिया, ये थर्ड कार्बन पे मीथेन लगा दिया, ये फर्स्ट कार्बन पे 2 मीथेन लगा दिए, ये 2 और 3 कार्बन पे मीथेन लगा दिए। तो देखिए इन सबका फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला है, पर उसी के देखो आप 5 कंपाउंड्स बन गए। तो बच्चों ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कार्बन के कंपाउंड्स की। ठीक है, तो इस वजह से हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। पहली थी टेट्रा कोवैलेंसी, दूसरी थी कैटिनेशन और थर्ड थी पॉलीमराइजेशन और जो फोर्थ थी हमारी वो थी आइसोमेरिज। तो इस तरह से हमने इन चारों प्रॉपर्टीज से ये डिस्कस किया कि कार्बन के पास जो यूनिकनेस आ रही है, उसका जो वर्सेटाइल नेचर आ रहा है इतने सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए, वो किस वजह से आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, इन चारों प्रॉपर्टीज की वजह से आ रहा है। ओके बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज। देखो बच्चों, एक होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखो कार्बन कंपाउंड्स की जहाँ हम बात करें मीन्स कार्बन, देखो आप इसमें कार्बन आ रहा है, मीन्स कार्बन, कार्बन होना जरूरी है, इसके साथ कोई भी अदर एलिमेंट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कुछ भी हो सकता है, जैसे CO2, CH2, CH4, इन सब में C है, सब में C है, तो सब क्या होंगे हमारे कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, जब हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये जरूरी है, इसके साथ थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, बट कार्बन हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड जरूरी है। तो देखो बच्चों, ये हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनमें इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कैटेगरी में कौन आएगा, CH4, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। हो सकता है थर्ड एलिमेंट भी हो, जैसे अगर मैं बात करूं
CH3 CH2OH। जैसे अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो उसके अंदर OH भी आ रहा है और कार्बन हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है, उसके साथ थर्ड एलिमेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, उनको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो नाम देखो, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। ओनली यहाँ ये चीज आप देखिए, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अदर एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CH3OH और CH4 अगर मैं बात करूँ, देखो बच्चों यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे हैं उसके अंदर, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक मेरा है CH3OH, एक है मेरा CH4, दोनों मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में कार्बन हाइड्रोजन है। बट हाइड्रोकार्बन में ओनली मेरा आएगा CH4। क्योंकि बात करूं मैं इसकी, तो इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वो हमारे आएंगे हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ये इसमें कंटेंट है और ये इसमें कंटेंट है, और इन दोनों का जनरलाइज फॉर्म है हमारा कार्बन कंपाउंड्स। ओके, चलो अब आगे हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत जनरल है बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग हियर। एलोटॉप्स मतलब, सबसे पहले आपको एलोटॉप्स का मतलब पता होना चाहिए। देखो बच्चों, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स मतलब कि जैसे एक एलिमेंट है, उसके एटम्स है, वो कुछ एटम्स इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, कुछ एटम्स इस तरह से अरेंज हो रहे हैं। तो इनके जो अरेंजमेंट है, इसी की वजह से क्या होता है, इनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफर कर जाता है। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट इनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या करता है, डिफर कर जाता है इनके अरेंजमेंट की वजह से। मतलब इनके जो एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, उनके एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है। कैसे? जैसे डायमंड की बात करें तो डायमंड में जो कार्बन एटम होते हैं वो क्या कैसे अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशनली। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी 3 डायमेंशन कैसे, वैसे आप समझ सकते हो। 3 डायमेंशन ऐसे एक्स वाई एंड जेड। जो ग्रेफाइट है इसके अंदर क्या करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग, ऐसे कार्बन ऐसे अरेंज होता है। फुलरीन है, ये क्या होता है, एक केज लाइक, एक होलो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो केज लाइक स्ट्रक्चर, जो कैसा दिखता है, स्फेयर की जैसे। और इस स्फेयर के अंदर इसी तरह से ग्रेफाइट की जैसे कुछ हेक्सागोनल रिंग्स होती है, कुछ पेंटागोनल, कुछ हेप्टागोनल। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखो, कम टू डायमंड। डायमंड देखो बच्चों, दिखता ऐसा है, बाकी इन एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्ट्रक्चर मीन्स कि ये जो इसके अंदर कार्बन के जो एटम्स है ये इस तरह से अरेंज होता है, यहाँ एक और कार्बन होगा। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसका 3D स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ इस तरह 3D में अरेंज होगा। देखो आप इधर देख सकते हैं आप, जैसे ये कार्बन एटम है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ये इनका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से जो डायमंड है ये क्या, हार्डेस्ट में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। ठीक है, वो हार्डेस्ट इसीलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डायमंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो इस तरह से इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डायमंड क्या करता है, लाइट के प्रेजेंस में शाइन भी करता है। देखो आप, ये शाइन कर रहा है, ये देखो शाइनी है लाइट के प्रेजेंस में। और एक चीज और होती है कि डायमंड जो होता है वो क्या कर सकता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। एक कार्बन अपने चारों जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 अदर कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज कंडक्ट कराने के लिए कुछ कैरियर्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये आपने डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब आप देखिए डायमंड के यूजेस। देखिए बच्चों, अब क्या है कि डायमंड क्या है, हार्ड है। अगर हार्ड है तो इसको यूज करते हैं ड्रिलिंग एंड कटिंग मटेरियल के लिए, ड्रिलिंग एंड कटिंग के लिए। जो भी हार्ड मेटल्स होते हैं उनको ड्रिलिंग और कटिंग के लिए डायमंड को यूज करते हैं। दूसरा, इसको एज ए ज्वेलरी भी हम लोग यूज करते हैं, ज्वेलरी में हम लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि शाइनी है ना ये, इस वजह से। चलो, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मैंने आपको बताया कि हेक्सागोनल रिंग्स होती है। ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ऐसे। अब आप देखो इसके अंदर एक चीज जो है इम्पोर्टेंट, वो होती है कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। बट आप देखिए कार्बन के पास तो 4 वैलेंसी है, 3 अटैच हो गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, फ्री रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो क्या करेगा, ये एज ए कैरियर काम करेगा, तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या हम बोल सकते हैं गुड कंडक्टर। ओके, तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ देखो ग्रेफाइट, देखो ये हमारी पेंसिल्स होती है, उसमें ये जो लीड होती है दैट इज ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट देखिए आप हेक्सागोनल रिंग्स में आपको यहाँ समझाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है, ये 2 3 4 5 6, ये एक रिंग बना ली, फिर ये दूसरी रिंग, इस तरह से ये लेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। एक लेयर ये, उसके बाद दूसरी लेयर ये, और उसके बाद ये ऊपर थर्ड लेयर। तो ये लेयर्स की फॉर्म में रहते हैं कार्बन के अंदर, जो हेक्सागोनल रिंग्स होती है, और ये लेयर्स आपस में एक दूसरे को ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। ठीक है, स्लाइड करती है। ओके बच्चों, तो ये आपने देख लिया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 3 एटम के साथ ये कनेक्टेड होता है। अब एक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके यूजेस बता रही हूँ। एक तो यूज जो ये हो गया कि इसको पेंसिल लेड में यूज लेते हैं। देखो यहाँ पे एक होता है, इट इज यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। ड्राई लुब्रिकेंट मशीन्स के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि देखो इसमें जो हेक्सागोनल रिंग्स है, जो इसकी हेक्सागोनल रिंग्स है, ये क्या करती है, आपस में स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर। देखो ये लेयर्स बना रही है, एक लेयर 2 लेयर आपस में स्लाइड करती है, इसलिए इसको लुब्रिकेंट के लिए यूज लेते हैं, एज ए लुब्रिकेंट इसको यूज लेते हैं। ओके बच्चों, चलो नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज फुलरीन। ये अभी रिसेंटली डिस्कवरी है इसके बारे में, फुलरीन। फुलरीन क्या है मैंने आपको बताया। देखो आप देखिए, होलो केस लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो आप, होलो दिख रहा है, ये देखो, ये होलो दिख रहा है, ये देखो होलो है, और किस फॉर्म में होता है, स्फीयर फॉर्म में। देखो स्फीयर दिख रहा है आपको, बाकी नेचुरली तो ये ऐसे मिलता है हमको, इस पत्थर की जैसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, होलो केस लाइक स्ट्रक्चर। अब फुलरीन में क्या होता है कि पेंटागोनल रिंग्स भी होती है, हेक्सागोनल रिंग्स भी होती है, और हेप्टागोनल रिंग्स भी होती है। ठीक है, ये कैसे, देखिए आपको मैं आज समझाती हूँ। ये यहाँ देखिए, ये देखिए, ये कार्बन एटम 2 3 4 5, ये पेंटागोनल रिंग हो गई। जब हम बात करें इसकी 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोनल रिंग हो गई। ये हो गई हेक्सा, और ये हो गई हमारी पेंटा। तो इस तरह से बहुत सारी रिंग्स होती हैं फुलरीन के अंदर, हेप्टागोनल रिंग्स भी होती है। तो अगर हम लोग बात करें, जो हमारा C60 जो है, इसके अंदर जो हमारा C60 जो है, उसके अंदर 12 तो होती है पेंटागोनल रिंग्स। ये पूछते हैं बच्चों, ये आपको मेमोराइज करना है। और 20 होती है इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स। ओके, ये आप देख लीजिए, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब कुछ फुलरीन के बारे में हो गया। ओके बच्चों,
तो यहाँ तक इतना कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स जो है उनका क्लासिफिकेशन हमने लास्ट में देखा ना, 3 जो होते हैं पहले कार्बन कंपाउंड्स होंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसके बाद हमारे हाइड्रोकार्बन्स है। तो हम लोग हमारे हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उनका नेमिंग देखेंगे। ओके, तो हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।